मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल के वो बड़े कदम, 3 साल का पूरा लेखा जोखा। मेरे साथ इस वक्त हैं भारी उद्योग और लोक उद्यम के मंत्री अनंत गीते जी। सर, दूरदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा पहला सीधा सवाल, सर, वो दो ऐसे कदम बताइए जो आपने पिछले 3 साल में लिए होंगे जिससे भारी उद्योग मंत्रालय को बहुत फायदा हुआ हो। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया और इस मेक इन इंडिया के नारे को सफल बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारी उद्योग मंत्रालय की है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सबसे पहले हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए नई पॉलिसी बनाई है जो भारत के इतिहास में पहली बार बनी है। कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में जितने भी सारे उद्योग आते हैं वो अधिकतर एसएमईज है, लघु और मध्यम उद्योग हैं जो स्कैटर्ड हैं और इनके लिए कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। जबकि वैश्वीकरण का ज़माना है और प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर पर पहुंची है, तो इसीलिए कैपिटल गुड्स सेक्टर्स के सारे इन छोटे उद्योगों के लिए हमने एक नई नीति बनाई। नीति के तहत 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय किया है और उसी नीति के तहत इस सारे लघु और मध्यम उद्योगों के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए हम फंड्स प्रोवाइड करते हैं। R&D में, रिसर्च में और डेवलपमेंट में जो भी उनको सहायता चाहिए वो हम देते हैं। उसके लिए अलग अलग सेंटर्स हम खोल रहे हैं। तो ये जो संकट के कगार पर जो छोटी इंडस्ट्री थी उनके लिए सबसे बड़ा राहत देने का काम मेरे मंत्रालय ने किया है। सर, दूसरा बड़ा कदम, एक तो आपने बता दिया ये जो पॉलिसी आई है, दूसरा कोई एक बड़ा कदम आप जो बताना चाहें? वैसे कई कदम हैं। एक तो जो BHEL है, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आती हैं। BHEL के नेतृत्व में पहली बार एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करने जा रहे हैं। उसके लिए रिसर्च करने के लिए कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसमें NTPC है, BHEL है, सरकार का सहयोग है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है अलग अलग, और इन सबके सहयोग से पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी का रिसर्च हम करने जा रहे हैं, वो जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी। जैसे आज हम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट हमारे पास है, BHEL बनाती है, 660 मेगावाट का एक यूनिट होता है, तो उसको और एडवांस करने की दिशा में ये प्रयास है। फ्यूल कम लगे, पोल्यूशन कम हो, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पहली बार भारत में बनने जा रही है जिसको हम भविष्य में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो एक नया कदम हमने उठाया है। उसी तरह ऑटो सेक्टर के लिए भी जो नेशनल मोबिलिटी मिशन हमारा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, उसके तहत फेम इंडिया की स्कीम हम चला रहे हैं। पायलट तौर पर 2 साल के लिए ये स्कीम फेम इंडिया की सैंक्शन हुई थी, जिसको हमने अभी फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया है। पूरा विश्व प्रदूषण से त्रस्त है, तो प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का इस स्कीम के द्वारा प्रयास है। पूरा दुनिया इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहा है, तो इस दिशा में भी हमने सही कदम उठाए हैं। ऑटो सेक्टर की तो बात हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सर वो भारी उद्योग के बारे। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, सर, कितने यूनिट्स आपके मंत्रालय के अंडर आते हैं और उनमें से कितने यूनिट्स प्रॉफिट में हैं? कुल 31 यूनिट्स हैं भारी उद्योग मंत्रालय के तहत, जिसमें से 10 प्रॉफिट में हैं, 21 घाटे में हैं। जो घाटे में उसमें से कुछ हमने बंद करने का निर्णय किया है और कुछ रिवाइवल का भी प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। तो सर, जो बंद करने के जिनका निर्णय लिया है आपने, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आपने कोई प्लान बनाया है ताकि उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाए या कोई कॉम्पनसेशन दिया जाए? वैसे किसी उद्योग को बंद करना ये सरकार के लिए कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमने 21 में से 6 उद्योग बंद किए, लेकिन कर्मचारियों के बीच में उसमें कोई नाराज़गी दिखाई हमें नहीं दी, इसलिए कि कर्मचारियों को जो मिलना था उससे अधिक हमने देने का प्रयास किया। एक अच्छा VRS पैकेज दिया। जो कर्मचारी 1997 के पे स्केल के ऊपर नौकरी कर रहे थे उनको 2007 के पे स्केल से VRS दी है। तो एक अच्छा पैकेज मिला, लगभग 30-35 लाख रुपए एवरेज हर कर्मचारी को मिले।
तो इसीलिए सरकार के प्रति जो असंतोष होना चाहिए था वो नहीं हुआ, नाराज़गी नहीं आई, हम उद्योग बंद कर सके। बंद करने का कारण यही था कि पिछले कई वर्षों से ये उद्योग बंद थे, सैलरी चल रही थी, वेजेस चल रहे थे, प्रमोशन चल रहा था और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो गलत दिशा में खर्च हो रहा था और इसीलिए उसको रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया है। जो रिवाइवल हो सकते हैं, ऐसे कुछ कंपनियां हैं जिनके रिवाइवल के लिए हमने हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ नाम बता पाएंगे? जिसमें हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, नेपा है, HEC है, ये सारी जो कंपनियां और HMT का मशीन्स एंड टूल्स यूनिट है, 4 यूनिट है जो हम रिवाइवल के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर कुछ ऑटोनॉमी ज़्यादा बढ़ाने का भी कोई प्लान है? कुछ स्ट्रैटेजिक प्लान की बात भी की जा रही थी, उसके बारे में आप कुछ बता देंगे सर? वैसे ऑटोनॉमी तो ऑलरेडी दी है। ये सारी इंडस्ट्री 4 कैटेगरी में आती हैं, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, महारत्ना है और बाकी जो है 3 ग्रेड में आती है, A, B, C ग्रेड में आती हैं जो मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। लेकिन जो मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना तो इनको ऑटोनॉमी दी है, महारत्ना को तो 100% ऑटोनॉमी दी है। तो ऑलरेडी उस दिशा में प्रयास पूरे तरह किए गए हैं और अधिक भी ऑटोनॉमी चाहते हैं तो देने के लिए सरकार की ओर से या मेरे मंत्रालय की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। सर एक मंत्रा है मोदी सरकार का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके तहत कैसे बदलाव लाया गया है, उस पर आप थोड़ी लाइट डाल सकते हैं? प्रयास तो ये किया जा रहा है कि पहले फैसले तुरंत नहीं हो पाते थे और फैसले तुरंत न होने के कारण उसके परिणाम उद्योग हो या किसी भी क्षेत्र में बुरे हुआ करते थे। अब तुरंत फैसले किए जाते हैं, सरकार की ओर से भी कोई पेंडिंग रखा नहीं जाता है, मंत्रालय की ओर से कोई पेंडिंग रखा नहीं जाता है और अधिकतर सारे इंडस्ट्री को हमने अधिकार दे दिए हैं। तो निश्चित रूप में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में मेरा मंत्रालय सही दिशा में काम कर रहा है। सर आज अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट जो ग्लोबली अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देखें, चाइना के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनसे हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? आई मीन कोई प्लान है या हम सिचुएशन क्या है? हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। जो विदेशी कंपनियां और विशेषकर चाइना का जिक्र आपने किया है, उन्होंने जो नीति को अपनाई है वो बल्क प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में थोप देते हैं और सस्ते से सस्ते दाम में बेचते हैं। तो उससे जूझने के लिए पूरी तरह सरकार के द्वारा सहयोग किया जाता है। वैसे मेरा मंत्रालय का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कुछ समय था, एक 6 महीने पहले की बात है, हमारा सारा स्टील उद्योग संकट में था। उसका कारण ये था कि चाइना और कोरिया सस्ता माल यहाँ पर भारत में डंप करती थी। तो हमने प्रयास किया और जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको बढ़ा दी। हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो चाइना ने उसका दाम भी कम कर दिया। फिर हमारा सारा उद्योग संकट में आने लग गया। अंत में फिर ये प्रयास हमने सरकार द्वारा किया और अब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया है ताकि उससे कम दाम में इंपोर्ट न हो सके। तब हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर चुकी है। तो ये चुनौतियाँ तो हैं ही। वैसे मेरे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है, BHEL एक मेरा सबसे बड़ा महारत्ना यूनिट है जो पावर इक्विपमेंट्स बनाता है और आज काफ़ी मात्रा में चीन से सारे ये पावर इक्विपमेंट आते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि इतने कंपटीशन होते हुए भी चाइना से BHEL कई गुना आगे हैं। बेस्ट अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स BHEL द्वारा बनाए जाते हैं। जो लोग चाइना से इक्विपमेंट खरीदते थे अब धीरे धीरे वो खरीदना कम कर रहे हैं और BHEL की ओर आ रहे हैं और इसलिए इस साल लगभग 78,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स BHEL को मिले हैं। सर कुछ प्लान्स हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कि बाहर के देशों में भी हम एक्सपोर्ट करें, कोई हमारी कोई देश ने किसी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया है सर क्या? नहीं, इस दिशा में प्रयास तो हो रहा है। BHEL के माध्यम से हम विदेश में भी काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करना चाहते हैं। कुछ हमारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं भारत में जो इंडिजिनस इंडियन कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में भी कुछ प्रोजेक्ट करने का इरादा मेरे मंत्रालय का है। BHEL के द्वारा हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? आई मीन अभी म्यांमार में उनके डिमांड बहुत आ रही है म्यांमार से, और म्यांमार में जो अभी नए नए पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना हम चाहते हैं। L&T और BHEL के जॉइंट वेंचर में म्यांमार में हम पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं।
और कोई सर देश साउथ एशिया में जो जिसने इंटरेस्ट दिखाया हो? नहीं, लगभग कई देशों में हम लोग काम करते हैं। BHL ऑलरेडी इसके पहले से कई देशों में काम करते आ रही है और भविष्य में भी जहां पर भी अवसर मिलेगा वहां पर निश्चित रूप में BHL के माध्यम से हम बाहर काम करेंगे। सर वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जहाँ में वैकेंसीज़ खाली हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, तो इनकी वैकेंसीज़ कैसे भरी जाएं, कुछ प्लान है सर? नहीं, कैसे हैं, हमारे जितने भी इंडस्ट्री हैं इसके ऊपर वैसे वेकेंट पोस्ट नहीं होती है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं ये सारे जो लोक उद्यम है उनके ऊपर, तो वो एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका गवर्नेंस के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता है। जो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड है वो अभी तक पूरा गठित नहीं हुआ है। उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने के एक बार उसके लिए PSB ने एग्ज़ाम ली थी, लेकिन कोई सिलेक्ट नहीं हो पाया। अभी फिर प्रयास दूसरे बार चल रहा है, लेकिन वो नेशनल जो ऑटोमोटिव बोर्ड बनने जा रहे हैं इन्हें भी, वो एक इशू अलग है। और हमारी सारी इंडस्ट्री है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, सारे जो जितने भी लोक उद्यम हैं, और वहाँ पर अधिकतर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। सर ये सवाल ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं मंत्रालय के द्वारा? हम तो पूरा सहयोग उद्योग जगत को कर रहे हैं। मेरे मंत्रालय के तहत 3 विभाग है, DHI के अंडर आते हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर है और हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर है। तो हम पूरी तरह सहयोग करते हैं, हमारे अपने उद्योग जगत को भी करते हैं और प्राइवेट जगत को भी पूरा सहयोग सरकार की ओर से किया जाता है। और इसीलिए अधिकतर जो ऑटो सेक्टर की जो जितने भी दुनिया भर के ऑटो निर्माता है वो आज अपने देश में आए हुए हैं। लगभग सारी कारें भारत में अब बनने लगी हैं। तो निश्चित रूप में इंडस्ट्री को पूरा सहयोग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कैपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर पे। आलोक, अरे सोहन, यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं। हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घर और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। GST सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। GST एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। GST बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। GST एक गेम चेंजिंग पहल। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। आलोक, अरे सोहन,
यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं। हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं कैपिटल गुड सेक्टर की। सर, ब्रेक से जाने से पहले आपने बात करी थी जो एक पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिससे कैपिटल गुड सेक्टर को बढ़ावा मिले देश में? एक तो सबसे पहले मैंने पहले भी इस बारे में मैं कह चुका हूँ कि वैश्वीकरण का ज़माना है, तो प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर पर पहुँची है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। यदि उस नए टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं करते तो हम पिछड़ सकते हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन यह अहम ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर कैपिटल गुड सेक्टर्स में जो एसएमईज है, लघु और मध्यम उद्योग है, तो उसके लिए पूरा सहयोग हम कर रहे हैं, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ उतना ये कैपिटल गुड सेक्टर में, विशेषकर कैपिटल गुड सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, टेक्सटाइल मशीनरी इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री आती है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री आती है, और ये लगभग सारे लघु और मध्यम उद्योग है वही इस क्षेत्र में है। तो उनको R&D में हम पूरा सहयोग उनको करते हैं। अलग अलग सेंटर्स हम उनके लिए खोलने जा रहे हैं। जैसे हमने एक सेंटर पुणे चाकण में खोला है, वहाँ पर विशेषकर मशीन्स एंड टूल्स जो बनाने वाले हैं, टूल्स एंड गेज मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए एक सेंटर हमने वहाँ पर खोला है। बारडोली में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, उनके एसोसिएशन के साथ में हम एक सेंटर वहाँ पर खोलने जा रहे हैं। बेंगलोर तुमकुर में हमने एक सेंटर वहाँ पर खोलने का प्रयास किया है, काम शुरू हुआ है। वैसे ही कलकत्ता और चेन्नई में भी हम करने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री को आवश्यक जो सपोर्ट चाहिए वो हम पूरी तरह सरकार की ओर से कर रहे हैं। सर, इस पॉलिसी के तहत कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी? वैसा प्रयास तो है कि लगभग 3 लाख लोगों को अधिक रोजगार मिले, ये प्रयास हम कर रहे हैं। जब हम 3000 करोड़ रुपए इस पॉलिसी के तहत खर्च करने की बात करते हैं तो कम से कम 3 लाख लोगों को अधिक रोजगार मिले, ये प्रयास निश्चित रूप में किया जा रहा है। सर, बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। करीब 30 मिलियन लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है इसकी वजह से। अभी स्टेटस क्या है? अभी इन्वेस्टमेंट, निवेश ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा भारत में आया है। विश्व के सारे कार निर्माता आज हमारे यहाँ कार का निर्माण कर रहे हैं। आज हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ फेम इंडिया का जिक्र मैंने इसके पहले किया है, तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार की ओर भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अब नई आने लगी है। नए नए लोग इस दिशा में भी अभी प्रयास करने लगे हैं। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा है जहां पर सबसे अधिक रोजगार के भी अवसर है। पहले हम यहाँ पर सारा इंपोर्ट करते थे और केवल असेंबल्ड करते थे। अब यहाँ पर पूरी कारें यहीं बनती हैं, इंजन भी भारत में ही बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने BS6 की ओर हमें जाने के लिए आदेश दिया है। आज हमारे यहाँ BS6 अब तो नहीं बन रहा है, लेकिन इंडस्ट्री है जो यहाँ पर बनाती है और विदेश में बेचती है। तो BS6 भारत में अब भी बनने लगा है। ये जो नया जो सूचना आई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके मुताबिक तो इंडस्ट्री तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी निवेश भी आ चुका है, इंडस्ट्री भी लगी है और रोजगार भी मिले हैं। सर, आपने बताया कि बहुत सारी गाड़ियां अब भारत में बन रही हैं। मेक इन इंडिया एक मेजर पॉलिसी है मोदी सरकार की। कितनी विदेशी कंपनियां हैं जिनने इंटरेस्ट शो करा है और प्लांट सेटअप करने की बात की है, और क्या कोई प्लांट सेटअप हुआ है अभी तक? लगभग ऑटो सेक्टर के सारे लोगों के हमारे यहाँ प्लांट लगे हुए हैं और नए भी और भी आना चाहते हैं। मतलब मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर जितनी भी सारी बड़ी कंपनियां हैं,
चाहे जर्मन कंपनियां हो, चाहे जापानीज़ कंपनियां हो, चाहे कोरियन कंपनियां हो, ये सारी अपने यहाँ लगी हुई हैं। और इसीलिए नए ऑटो हब निर्माण हो गए। जैसे महाराष्ट्र में पुणे चाकण एक ऑटो हब बना है, औरंगाबाद ऑटो हब बना है, जैसे हरियाणा में मनेसर ऑटो हब बना है, चेन्नई एक ऑटो हब वहाँ पर बना है। तो नए नए ऑटो हब भारत में अब बने हैं। तो लगभग विदेशी सारी कंपनियां हैं जिनके उद्योग कार निर्माण के भारत में लगे हुए हैं। सर एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर से ज़रूर गाड़ियां बढ़ रही हैं, पर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आपके मंत्रालय ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो, उस पर आप थोड़ी टिप्पणी कर देंगे और ये बता देंगे कि कोई और प्लान है आपका फ्लेम इंडिया के अलावा? नहीं, हम इसीलिए प्रयास करते हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है और इसीलिए सारा विश्व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये फेम इंडिया की स्कीम हमने शुरू की है। ये पायलट प्रोजेक्ट है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहूँगा यहाँ पर आपको। जब से हमने ये स्कीम शुरू है, पिछले 2 साल में 1,44,739 कारें ये बिकी है, व्हीकल्स बिके हैं जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं। तो मानसिकता धीरे धीरे लोगों की बनने लगी है और आने वाला कल वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ही है। तो उस दिशा में पूरा प्रयास फेम इंडिया के तहत हम कर रहे हैं। ये स्कीम 2 साल के लिए थी, पायलट प्रोजेक्ट था जिसको हमने 6 महीने के लिए अभी बढ़ाया है फेज़ 1, और फेज़ 2 में भी फेम इंडिया को आगे चलाना चाहते हैं। लगभग 14,000 करोड़ रुपया यदि हम खर्च करते हैं तो 60,000 करोड़ के तेल की बचत होगी, और जब 60,000 करोड़ के तेल की बचत होगी तो निश्चित रूप में पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखा जा सकता है। और इसीलिए पर्यावरण फ्रेंडली ये स्कीम है और उस स्कीम को हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर में जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, बसेज हम दिल्ली में देख रहे हैं, कोई भी बड़े महानगरों में देख रहे हैं, उसमें भी कोई प्लान है ये अडॉप्शन का कि या अडॉप्ट हो रही है फ्लेम इंडिया के तहत? क्या सरकार ने कुछ गाड़ियाँ खरीदी हैं? नहीं, ये स्कीम तो हमने पूरे देश के लिए बनाई है, लेकिन लागू पूरे देश के लिए आज नहीं की है। आज हमने ये लागू किए सारे महानगर्स हैं, जितने भी कैपिटल्स है, स्टेट कैपिटल्स है और यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए हमने ये लागू किया है। और प्राथमिकता हमने ये दी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक पे आ जाए। तो अब लगभग सारे स्टेट से ये डिमांड धीरे धीरे आने लगी है। जैसे मुंबई के BST ने भी मांग की है, नई मुंबई ने भी मांग की है, MSRDC ने भी मांग की है। तो लगभग सभी राज्यों में से अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, विशेषकर बसेस के लिए ये मांग आने लगी है। इस मांग को हम पूरा करने जा रहे हैं और प्रायोरिटी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों के अंदर, बड़े महानगरों में जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है वो हम इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं। पर सर अभी आपने बोला कि ये पूरे देश में लागू नहीं हुई है, ये पूरे देश में लागू करने का कोई प्लान है सर? जी बिल्कुल, ये भविष्य में पूरे देश में लागू होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके लिए धीरे धीरे लगा रहे। जैसे जैसे इसकी पब्लिसिटी होगी, जैसे जैसे इसकी जानकारी होगी, उस प्रकार से धीरे धीरे इस स्कीम को हम पूरे देश में भी लगाना चाहेंगे। एक और सवाल मैं पूछाऊंगा जॉब क्रिएशन को लेकर, क्योंकि जॉब क्रिएशन एक ऐसा वाइटल इशू है जो सबको इम्पैक्ट करता है। ऑटो सेक्टर आप बता चुके कितना इंपॉर्टेंट है, 30 मिलियन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अभी 3 साल में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है? कुछ डेटा है सर जॉब शेयर? ऐसे डेटा कोई कलेक्ट अभी तक नहीं किया गया है, क्यों प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। लेकिन मंत्रालय द्वारा ये प्रयास निश्चित रूप से है कि नई इंडस्ट्री आए, लगे और उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और नई इंडस्ट्री आ रही है, लग रही है, निवेश हो रहा है, विशेषकर ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो निश्चित रूप में रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध हुए हैं। सर आखिरी मेरा सवाल है सेफ्टी को लेकर, क्योंकि पिछले 3 सालों में ऐसे बहुत सारे किस्से देखे जब गाड़ियों को रिकॉल करा गया। कोई पॉलिसी है रिकॉल की? और सर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी लेकर, क्योंकि सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भारत में जो गाड़ी चलती है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, और जो यूरोप में जो गाड़ी चलती है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड अलग होते हैं, अमेरिका में जो गाड़ी चलती है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तो कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड का कोई प्लान आप जल्दी लेकर आ रहे हैं क्या? उस दिशा में मेरे मंत्रालय की ओर से हम नेट्रिप के अंडर हमारे 6 सेंटर्स चल रहे पूरे भारत में, जिसमें ARAI जैसे पुणे में है, चाकण में है, यहाँ पर ICAT मनेसर है, जहाँ से हम ये सारी टेस्टिंग करते हैं, R&D करते हैं या सर्टिफिकेशन वहाँ पर होता है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन तो कर ही रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं।
और ये सारी अभी तो सर्टिफिकेशन भी यहीं पर होता है, अभी हमें कहीं बाहर विदेश में नहीं जाना पड़ता है, टेस्टिंग के लिए कहीं बाहर विदेश में नहीं जाना पड़ता है। और इसी वजह से सारे विश्व भर के कार निर्माता भारत में आए हुए हैं कि उनको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये सारी सुविधाएं अलग अलग सेंटर्स में हम भारत में दे रहे हैं। जी शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं अगले 2 साल में आपके मंत्रालय में और खबरें निकलें हम पत्रकारों के लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।